नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार इस पर चर्चा तो होती रहती है, लेकिन जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा होती है, इस पर राजनीति तेज हो जाती है। मेरे साथ मुफ्ती शम्मुन काशमी साहब इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सीमित होते जा रहे हैं संसाधन, चर्चाएं बहुत बार होती हैं, लेकिन जैसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म होता है, उस पर राजनीति हावी होने लगती है। कैसे देखते हैं, क्या एक बड़ा कठोर कानून जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बनाना चाहिए सरकार को? क्या एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिससे जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके? नहीं, बिल्कुल, अगर कोई कानून बनता है तो बनाना चाहिए और उसे जो जनसंख्या है हमारी वो नियंत्रित होनी चाहिए। इसलिए कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए ज़रूरी है कि उनका जो वो समाज संतुलित हो, उसकी आबादी संतुलित हो। अगर उसकी आबादी निरंतर जो है वो अनकंट्रोल होती है तो जाहिर बात है हमारे संसाधनों पे भी फ़र्क पड़ता है और जो हमारे विकास के कार्य हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। मगर इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या या अन्य जो कानून हमें बनाने चाहिए अपने देश के अंदर, क्योंकि हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए। अभी तक हम जो है हिंदू और मुसलमान और अगड़े और पिछड़े और इन सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं। एक विकसित देश, एक सभ्य देश अगर हमें बनाना है तो हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करने होंगे और सरकार को इस पर सख्त निर्णय लेना ही चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि कहीं भी कोई भी धर्म, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम ने कहीं भी, मैंने तो बराबर इस बात को कहा है और मेरा इस पे काम भी हमने मुसलसल किया, हमने अवेयरनेस भी पैदा की है लोगों में कि भाई अपना जो परिवार है वो ऐसा परिवार रहे जो आदर्श परिवार हो। आपके बच्चे तंदुरुस्त हों, सेहतमंद हों। अगर आप खुशहाल हैं तो आपके बच्चे जितनी फैमिली आपकी मुख्तसर होगी, शॉर्ट होगी, उतना आप उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। उनकी चिकित्सा, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, इन सारी चीज़ों में लाभकारी होगा। आज अगर हम ये देखते हैं कि जो जनसंख्या हम में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो उसके बढ़ोतरी के भी कुछ कारण हैं। पहले तो एक कारण ये था कि हमारी जो बच्चों की पैदाइश थी, जो पैदा होते थे बच्चे, वो जल्दी से किसी न किसी बीमारी के कारण या हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं थी, तो वो बच्चे मर जाया करते थे। आज हमारे जो बच्चे हैं 100%, लगभग 99% बच्चे जीवित रहते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी चिकित्सा ने बहुत प्रोग्रेस की है। उन्हीं प्रोग्रेस की वजह से आज हम जो है वो पोलियो पर भी हम कंट्रोल कर चुके हैं, सफलता पा चुके हैं और जो चेचक उस जमाने के अंदर निकलती थी वो भी लगभग हमारे देश से समाप्त हो गई है। और उसी तरह से जो है अब जो टीबी हमें हो जाती है, उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये सारे काम हमें करने चाहिए और सरकार को इसका एक बहुत ही अच्छे उसमें नेतृत्व करना चाहिए। और सरकार में जो भी लोग बैठे हैं या जो भी नीति निर्धारित करते हैं, और ख़ासतौर से जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स है, जो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वो काम करता है और इन सारे कामों को उस पर उसे ध्यान देना चाहिए। काश्मीर साहब, सरकार तो काम करना चाहती है, सरकार ने तो अपनी मंशा, अपनी जो नीति है वो प्रेजेंट कर दी है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम आ जाता है। लेकिन जब भी जनसंख्या की बात करो तो कहीं ना कहीं ओवैसी जी आगे आते हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश जी आगे आते हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी आगे आते हैं। हाँ, नहीं, मैं बार बार इस बात को मैंने दोहराया है और अब भी दोहरा रहा हूँ। जो लोग ओवैसी साहब को कैसे समझाया जाए? ओवैसी साहब को कौन समझाएगा? उनकी समझ में कैसे आएगी? देखिए, ओवैसी साहब या अखिलेश यादव या अन्य लोग, ये पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें हर चीज़ में राजनीति करनी है, मगर आवाम को, आम लोगों को इस पे इनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए और अपने परिवार को अच्छा और आदर्श बनाना चाहिए। जैसे आज भी इस दौर में मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव देहात में, जहां अभी इस नई सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में यकीनी तौर से जो लाइट, बिजली पहुंची है और पानी की सुविधा नहीं थी, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो गंदे पानी की बिना पे और अच्छा पानी, साफ पानी ना होने की बिना पे होती हैं। आज भी गाँव में चिकित्सा नहीं है और मैं आपको आंकड़े सहित
ये बात कर रहा हूं कि ये जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना चिकित्सा का इंतजाम ही नहीं है। और जबकि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास संसाधन भी हैं, सारी चीजें हैं, मगर गांव का जो देहात का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां आज भी बड़ी ज्यादती हो रही है कि झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं और उन्हें मर्ज के बारे में पता होता नहीं है। वो ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे उनकी किडनी फेल हो रही है, जिससे उनके जो और जो हार्ट की बीमारियां हो रही हैं और बेअसमय उनकी मौत हो रही है। इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून लाना चाहिए? मैं पहले भी ये सवाल कर चुका हूं, तो ये क्या अल्लाह की देन है या फिर हम लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है? नहीं, देखिए, अल्लाह की देन तो इस माना कर तो आप कह सकते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों के जो हैं वो 7-7 बच्चे एक साथ पैदा हुए। अभी जो फराह खान एक एक्टर है, उसके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। तो इसे तो आप कह सकते हैं कि कोई इंटरफेयर आप नहीं कर सकते हैं। मगर इसमें एक चीज़ है, वो जो फैमिली प्लानिंग की बात है, यानी अपनी मंसूबाबंदी, खानदानी मंसूबाबंदी, उसमें इस्लाम ने आपको कहीं रोका नहीं है। और उसके लिए आपको ये भी बता दें कि आप जनसंख्या को रोकने के लिए या फैमिली को अपने जो खानदानी मंसूबाबंदी के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन कराएं। आप अन्य तरीके से भी अपनी पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। इस्लाम ने उस पर कहीं कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि वो आपसे कहे कि आप अपनी फैमिली को बढ़ाते चले जाएं, ऐसा नहीं है। और इसमें एक चीज़ साइंटिफिक ये भी है कि जो औरत बच्चे पैदा करती, एक बच्चा पैदा करने में उसे बिल्कुल ऐसा होता है जैसे नई जिंदगी मिल रही हो, बिल्कुल नई जिंदगी मिलती है। तो इसमें अगर जीवन साथी आपके साथ रहे तो आज मैं ये समझता हूं कि जितने कम बच्चे वो की माँ बनेगी, उतना उसे ज़्यादा वो सेहत के साथ रह सकती है। मैं इसमें ये नहीं है कि जिनके ज़्यादा बच्चे हुए वो सेहतमंद नहीं है। ऐसी राबड़ी देवी जी को भी आप ये फौरन कहेंगे कि राबड़ी देवी ने 10 या 8 बच्चे या 9 बच्चे पैदा किए, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, मतलब उनकी बॉडी जो है वो भी तंदुरुस्त है। मगर ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक माँ जब औरत बनती है तो उसे नई जिंदगी मिलती है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और फैमिली को जो है मुख्तसर रखना, वो देश के भी हित में है, मजहब के भी हित में है, और आपके अड़ोस पड़ोस और अपने शहर के भी हित में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में जिस तरीके से विश्व पॉपुलेशन डे बनाया जा रहा था, उस पर उन्होंने ये कहा कि बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं अराजकता का भी एक प्रतीक है। लेकिन उसी पर अखिलेश यादव ने उन पर कह सकते हैं पलटवार किया। अखिलेश यादव का ये कहना है कि अराजकता बढ़ती जनसंख्या से नहीं है, अराजकता तो मूलों का हनन, यानी कि उनका ये कहना है कि बीजेपी मूलों का हनन कर रही है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलना चाहते। आखिर क्या ये संदेश अखिलेश यादव जी दे रहे हैं? यही तो बड़ी विडंबना है इस देश की कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो देश बड़ी परंपराओं से परिपूर्ण है। यानी हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर हमारी मान्यता ये है कि इस ब्रह्मांड का मालिक एक है, उसने हमें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे मजहब अलग होने पे हमारी इंसानियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर क्योंकि जो नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं, वो अवाम को उन्होंने इतना उलझा के रखा है, इतना उन्होंने भ्रमित कर दिया है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो इसलिए पहले नंबर की चीज़ ये है कि एक ऐसी आदर्श नीति जो है देश में आनी चाहिए कि जिससे ये नेता अलग अलग बात करके जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उनमें भ्रम पैदा करते हैं, इन्हें भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। और आज के दौर में मैं ये बात कह सकता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की पृष्ठभूमि जो है वो बिल्कुल आम आदमी की तरह है कि वो नीचे से निकल करके आए हैं। तो उन्हें आम आदमी के हित में कोई भी फैसला लेने से गुरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे मैंने अभी आपको मैंने एक कुरान के बारे में जो मैं पढ़ रहा था, मैंने उसका आपको अर्थ बताया कि हम चाहते हैं कि हम ज़मीन के अंदर जिन लोगों को कमज़ोर किया गया, यानी जो कमज़ोर थे, हम उन्हें हुकूमत देंगे, और हुकूमत नहीं, हम उन्हें ज़मीनों का भी वारिस बनाएंगे। तो मैं इस संदर्भ में, इसका संदर्भ ये है कि जिस वक्त मूसा जो इजराइली आज इजराइल कहलाते हैं, हज़रत मूसा के वंशज हैं, तो उस वक्त फ़िरौन ने इन्हें इतना सताया था, तो उस वक्त अल्लाह पाक ने, यानी ईश्वर ने
ये ईश्वरीय वाणी है। तो इसकी जो मैंने आपको अभी वो आयत भी पढ़ के सुनाई थी, फिर पढ़ देता हूँ। वनुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ी नस्तुज़ीफ़ु फिल अर्ज़ नजअलहुम व नजअलहुम हुमुल वारिसून अइम्मतम व नजअलहुम हुमुल वारिसीन, कि हम चाहते हैं कि जिन्हें ज़मीनों के अंदर कमज़ोर किया गया हम उन्हें ताकत दें और हुकूमत दें, और हुकूमत ही नहीं, हम ज़मीनों का वारिस बना देंगे। तो आज मैं ये बात कह सकता हूँ इन तीनों लोगों से, आने वाले राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो हमारे नीचे से नीचे वर्गों से निकल करके आए, भले से उनका गोत्र कुछ भी हो, आप कहेंगे कि उनका गोत्र जो है वो ठाकुर है आदित्यनाथ का, मगर उनके हालात को देखने के बाद मैं इस संदर्भ में मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन्हें ईश्वर ने जो ये जगह दी है, इन्हें इन सारे कामों को बगैर किसी उसके लागू करने चाहिए देश के अंदर। हाँ, ये जरूर ख्याल रखना चाहिए जो आम जनमानस हैं, जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके हितों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके वो भी मुख्य धारा में आ सकें। ऐसा इन्हें कार्य करना चाहिए। और जब अल्लाह की मर्जी, ईश्वरीय मर्जी ये है, ईश्वरीय पॉलिसी ये है कि कमजोरों को ताकत देगा, तो मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ना किसी बड़े घर में पैदा हुए हैं, ना किसी राजघराने से कोई उनका ताल्लुक रहा, उनके खानदान का भी नहीं रहा। ऐसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ का भी नहीं रहा है। ऐसे ही हमारे मुर्मू जो आने वाली हमारी राष्ट्रपति है उनका भी नहीं रहा, और जो मौजूदा राष्ट्रपति उनका भी नहीं रहा है, और जो इनसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका भी नहीं रहा है। यानी आज अब कमजोरों के हाथ में देश है और वो देश को एक मजबूत स्थिति की तरफ उन्हें ले जाना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। क्या लगता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बनता है तो क्या देश मजबूत होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बनता है तो क्या देश के जो संसाधन है उस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कम होते जा रहे हैं उस पर एक बैलेंसिंग बनेगी, एक नियंत्रण बनेगा? बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल कम। उससे देखिए, उससे मैं आपको बता दूं कि फैमिली मजबूत होंगी, परिवार मजबूत होंगे, देश मजबूत, जब फैमिली मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। जब हमारी आमदनी के मुताबिक हमारा खर्च होगा तो यकीनी तौर से परिवार खुशहाल होंगे, और जब खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। मुस्लिमों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनको बहला दिया जाता है, उनको भड़का दिया जाता है, चाहे कहें कि अल्लाह की देन है, ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? छोटा परिवार, सुखी परिवार, या फिर बच्चे पैदा करते रहो और देश में जनसंख्या बढ़ाते रहो? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि परिवार को अपने जो खानदानी मनसूबाबंदी है उसके लिए कहीं भी इस्लाम ने आपको रोका नहीं है, और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन कराएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे आप अपनी फैमिली को की प्लानिंग मनसूबाबंदी कर सकते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन के बगैर भी बहुत सारे तरीक़े ऐसे हैं कि जिससे आप अपनी फैमिली को सीमित रख सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो जब वो स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे तो पूरा परिवार खुशहाल होगा, माँ भी खुशहाल होगी, बाप भी खुशहाल होगा, और बच्चे भी अच्छे होंगे। बल्कि मैं तो एक बात और ये कहना चाहूँगा समस्त मानव जाति से, तमाम धर्मों के लोगों से, कि मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब हमारी बहनें गर्भवती हों, जब हमारी माएँ, हमारी बहनें गर्भवती हों, तो उस वक्त उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। दोनों समुदाय, सारे समुदायों के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये महिलाएं उन्हें हमारी हमदर्दी मिलनी चाहिए। ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमें उन्हें उसी तरह से देखना चाहिए। तो मैं इस संदर्भ में ये बात कहना चाहूँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर उन्होंने जब जिंदा दरगोर कर दिया करते थे लड़कियों पैदा नहीं होने देना चाहते थे, तो आज के इस आधुनिक युग में अल्ट्रासाउंड के जरिए से जो कन्या भ्रूण हत्या करा रहे हैं, उन्हें इस पाप से बचना चाहिए। तो मुफ्ती शमून काशमी साहब हैं, जिनका ये कहना है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, और जिस तरीके से सरकार एक कानून लेकर आना चाहती है उस पर सभी दलों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। और जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है उस पर कहीं ना कहीं कोई कदम उठना चाहिए, जिससे कि संसाधन जो सीमित होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की जनसंख्या कम होगी तो देश कहीं ना कहीं तरक्की करेगा। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।